बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स। माई सेल्फ शबाना मुमताज़। और आज की वीडियो में हम 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनमें शामिल हैं सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिटी इंटरेक्शन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बात करें सोशल इंटरेक्शन की तो सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर से होती है। सोशल इंटरेक्शन को कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है कि इंसानों के साथ साथ एनिमल्स किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक्टिविटी शेयर करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं जैसे कि वोकलाइजेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, केमिकल सिग्नल्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज़ वगैरह। और साथ ही साथ ये सोशल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जैसे कि दर्जाबंदी या हायरार्की और सोसाइटी के निज़ाम वगैरह की फॉर्मेशन भी करते हैं। इंटरेक्शन 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के दरमियान होता है, यूजुअली सेम स्पीशीज़ में जब वो सिंपल इंटरेक्शन बनाते हैं। एक पॉपुलेशन में एक इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ एक ख़ास बिहेवियर शो करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखते हैं, कंपटीशन करते हैं जैसे कि वो स्पेस के लिए या फूड के लिए आपस में फ़ाइट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सोशल बिहेवियर शो करते हैं इसे कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। और इनका ये सोशल बिहेवियर या इंटरेक्शन हेल्पफुल भी हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है, हॉस्टाइल भी हो सकता है। हॉस्टाइल बिहेवियर को हनी बीज की हेल्प से समझते हैं कि जैसे हनी बीज के हाइव में जब कोई ड्रोन या कोई हनी बीज सेनिसेंस में आ जाए और उससे अपना कोई काम ना हो सके, कोई ड्यूटी वो परफॉर्म ना कर सके, तो जो बाकी की हनी बीज हैं या तो वो उसे किल कर देती हैं या अपने हाइव से निकाल देती हैं। तो ये हॉस्टाइल बिहेवियर शो करता है। हेल्पफुल बिहेवियर में एक दूसरे के साथ आपस में हेल्पफुल इंटरेक्शन रखा जाता है जैसे कि क्वीन बी की अटेंडिंग करना, खिदमत करना। कुछ बीज नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं, कुछ अपने हाइव की प्रोटेक्शन करती हैं, कुछ यंग वर्कर्स भी इसका ख्याल रखती हैं, उनकी निगहदाश्त करती हैं। तो ये इनका इंटरेक्शन हेल्पफुल इंटरेक्शन शो करता है। टेरिटोरियल बिहेवियर द मेथड्स बाय विच एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल प्रोटेक्ट और डिफेंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम इंट्रूडर्स। Territorial behavior refer to action or behaviors exhibited by animal, human, and other organism to establish and defend a specific area from intruders. टेरिटोरियल बिहेवियर कैसा बिहेवियर है कि अपने घर को, अपनी टेरिटरी, अपनी बाउंड्री को डिफेंड करने के लिए किसी दूसरे स्पीशीज या सेम स्पीशीज से एनिमल जो बिहेवियर शो करते हैं वो टेरिटरी बिहेवियर कहलाता है। तो वो ऑर्गेनिजम्स विजुअल डिस्प्ले एंड वोकलाइजेशन शो करते हैं, थ्रेट्स के ज़रिए थ्रेट्स देना और डिस्प्लेइंग एग्रेशन के ज़रिए अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं। और कुछ एनिमल केमिकल रिलीज़ करते हैं जिन्हें फेरोमोन कहते हैं जो कि एनिमल्स की बाउंड्री तय करते हैं। इसके अलावा गेस्चर के ज़रिए भी बाउंड्री तय होती है। डोमिनेंस हायरार्की में एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में हायरार्की ताकत की बेस पर होती है। ताकतवर ऑर्गेनिज्म को फॉलो किया जाता है जो कि डोमिनेंट होता है और अपर रैंक पर होता है। हायरार्की मीन्स दर्जाबंदी और डोमिनेंस हायरार्की मीन्स डोमिनेंट पर्सन या डोमिनेंट इंडिविजुअल। बहुत सी सोशल स्पीशीज़ डोमिनेंस हायरार्की इस्टेब्लिश करती हैं ताकि ग्रुप में डिसिप्लिन मेंटेन रखा जा सके। डोमिनेंस एग्रेसिव डिस्प्लेज, फिजिकल कॉन्टेस्ट और रिचुअलाइज्ड बिहेवियर के ज़रिए इस्टेब्लिश होती है। ये हायरार्की डिस्प्यूट्स को कम करने और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने में मदद देती है। जैसे कि चिंपैंजी सोसाइटी में डोमिनेंट इंडिविजुअल को लीडर को फूड और मैटिंग की प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होती हैं क्योंकि वो डोमिनेंट इंडिविजुअल होता है। नेक्स्ट बिहेवियर इज़ ऑल्ट्रिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए सेक्रीफाइस करे, अपनी एनर्जी खर्च करे। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचाना, खुद चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हो। जैसे कि हनी बी सोसाइटी में क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की। बाकी की वर्कर्स बीज भी ऑफस्प्रिंग चाहती तो हैं लेकिन उनका रोल प्राइमरली कॉलोनी के सस्टेनेंस और मेंटेनेंस में होता है। क्वीन बीज ही रिप्रोड्यूस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वर्कर्स बीज अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देते हैं जैसे कि नेक्टर कलेक्ट करना, पोलन कलेक्ट करना और लार्वा को फीड करना क्वीन का जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, और कॉलोनी की साफ़ सुथराई रखना। लेकिन उनका खुद का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूजुअली एट्रोफाइड होता है जिससे वो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये ऑल्ट्रिज्म बिहेवियर शो करती हैं। कम्युनिटी इंटरेक्शन, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और हमारे प्लानट पर बैलेंस ऑफ लाइफ को कैसे तश्कील देते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी की डेफिनेशन कर लेते हैं कि अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। कम्युनिटी से मुराद डिफरेंट स्पीशीज के पॉपुलेशन का ग्रुप है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में
रहते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन कम्प्लेक्स और डाइवर्स हो सकते हैं, कोऑपरेशन से लेकर कंपटीशन तक। कम्युनिटी इंटरेक्शन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप टू टाइप का हो सकता है, इंटर इंटरेक्शन एंड इंट्रा इंटरेक्शन। इंटर इंटरेक्शन डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान इंटरेक्शन होता है और इंट्रा इंटरेक्शन सेम स्पीशीज़ के एक ही स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान होता है। Three major type of community interaction are competition, symbiosis and predation. कंपटीशन क्या है? कंपटीशन होता है मुकाबला करना डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड रिसोर्सेज या प्लेस के गेन के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, फाइट करना कंपटीशन कहलाता है। अगर ये डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान है तो इंटर कंपटीशन, और अगर सेम स्पीशीज़ में है तो इंट्रा कंपटीशन। सिम्बियोसिस क्या है? टू डिफरेंट स्पीशीज़ या टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्लोज और लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होता है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस: म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा होता है, इनके इंटरेक्शन में दोनों ऑर्गेनिज्म फ़ायदे में रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है लाइकेन। इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई और एल्गा। फंजाई प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर एल्गा को, और बदले में एल्गा फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को। इस तरह ये दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट में रहते हैं। कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा होता है जबकि दूसरा न्यूट्रल होता है, उसे ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। इस रिलेशनशिप को कहते हैं कमेंसलिज्म। मिसाल के तौर पर बर्नेसल्स और वेल्स का रिलेशनशिप देखें तो बर्नेसल्स अटैच कर लेती हैं खुद को वेल की स्किन के साथ, जिससे उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड होती है, एक स्टेबल सरफेस मिलती है और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड होते हैं। और वेल को बर्नेसल्स की उनके स्किन पर चिपकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो वो फ़ायदा हो रहा होता है उनको और ना ही कोई नुकसान हो रहा होता है। पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज़ दूसरे ऑर्गेनिज्म के एक्सपेंसेस पे बेनिफिट में रहती है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा होता है जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म फ़ायदे में रहता है। जैसे कि मलेरियल पैरासाइट्स और ह्यूमंस हैं। मलेरियल पैरासाइट्स ह्यूमन में मॉस्क्वाइटो बाइटिंग से ट्रांसमिट होते हैं। ये पैरासाइट्स अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए ह्यूमंस को होस्ट बनाते हैं while humans suffer from disease. इसके अलावा लाइस, बेड बग्स आर कॉमन टेम्परेरी पैरासाइट्स। प्रीडेशन रिलेशनशिप प्रे और प्रीडेटर के दरमियान होता है। प्रे शिकार को और प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को। इस रिलेशनशिप में प्रीडेटर हंटिंग करता है, किलिंग करता है और कंज्यूम करता है अनदर ऑर्गेनिज्म प्रे को। और सस्टेनेंस, फॉर एग्जाम्पल अ शार्क फीडिंग ऑन फिशेज ऑन द ओशन, लाइन हंटिंग एंड कंज्यूमिंग अ ज़ेब्रा, अ वुल्फ प्रेइंग ऑन अ डियर इन फॉरेस्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज द बेसिकली प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एनवायरमेंट एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन के लिटरली मतलब होता है हिफाजत या बचाव। ये उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें किसी चीज़ की प्रोटेक्शन की जाती है ताकि फ्यूचर में भी उसका यूज़ हो सके। ये नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी या इन्वायरमेंट की हिफाजत को रेफ़र करता है। अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेथड्स, जो भी प्रोसेस यूज़ होते हैं, उन प्रोसेस को इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कहते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन वगैरह। हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने एक्शन से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक हेल्दी प्लेनेट बना सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का सबसे पहला फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ ने जहां हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अप किया है, हाई किया है, बहुत सी फैसिलिटीज़ हासिल हुई हैं, वहीं इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, और ये है कि ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की वजह से बनने वाला एफ्लुएंट्स, जो कि लिक्विड, सॉलिड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर रहा है। इस पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के स्मोक में लेड केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि टॉक्सिक है इन्वायरमेंट के लिए भी और लाइफ के लिए भी। अगर हम स्मोक एमिटेड व्हीकल्स की बजाय बाइसाइकिल या वॉक को प्रेफर करें तो हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, नेचुरल फैक्टर जैसे कि वाइल्ड फायर, अर्थक्वेक, फ्लड्स, वोल्केनो एरप्शन वगैरह, लेकिन नेचुरल फैक्टर से ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या आर्टिफिशियल या मैन मेड फैक्टर्स कॉज करते हैं इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे कि पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन मीन्स ओवरलोडेड पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अननेसेसरी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शामिल हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन? कौन से मेथड्स के ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं? जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन है। सॉइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, रिच विद न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट प्रोडक्शन। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स ज़मीन
की, सॉइल की प्रोटेक्शन। सॉइल कंजर्वेशन के लिए हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रह सके और ट्रीज की प्लांटेशन के ज़रिए सॉइल एरोजन को रोका जा सके। इसके अलावा लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करके भी सॉइल की कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन की जा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशंस में हमें फॉसिल फ्यूल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए ताकि कार्बन एमिशंस कम हो सके और हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रह सके। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज एसेंशियल सोर्सेज हैं एयर, फूड और हमारी डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स के लिए। फॉरेस्ट हमारी एयर और पानी की सफाई को बरकरार रखते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और नेचुरल रिसोर्सेज का भी बेहतरीन जरिया है। डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना चाहिए, इसके बजाय नए ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। इसके अलावा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और बहुत सी स्पीशीज का हैबिटेट है। डिफॉरेस्टेशन से फॉरेस्ट में रहने वाले स्पीशीज को सर्वाइव करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है और वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट में 3 Rs प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि हैं रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। वेस्ट को डिस्पोज करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ यही वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करता है, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह। वेस्ट डिस्पोजिंग में लैंड फिलिंग, डिकम्पोजिंग और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स जैसे मेथड्स शामिल होते हैं। वेस्ट को कलेक्ट करना और अलग अलग कैटेगरीज में सेपरेट करना, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में रखना, रिसाइकलेबल मटेरियल को अलहदा, ताकि इनमें अगर कोई रिसाइकिल करने वाला हो तो वो रिसाइकिल हो सके और डिकम्पोज होने वाला वेस्ट हो तो डिकम्पोज के लिए यूज़ हो सके और हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन से प्रोटेक्ट रह सके और ह्यूमन डिजीज़ से भी। एट द एंड ये कि हम सबको इंडिविजुअली भी और गवर्नमेंट लेवल पर भी अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपना अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए ताकि हमारा प्लैनेट और नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट और सस्टेनेबल रह सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अगर कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।